सो अगला चैप्टर जो अपन रिवाइज करने वाले हैं दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग। राइट, तो पहले अपन थोड़ा सा हैंड रिटन नोट से करेंगे और फिर अपन बुक से करेंगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग। भाई फटाफट वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करो। आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो ना, दिल से खुशी मिलती है कि हाँ यार अपना जो एफर्ट्स है वो बच्चों को पसंद आ रहा है ना। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी है, रिजल्ट्स अच्छे चाहिए अपने को। तो देखना पार्टिकुलरली जो चैप्टर अपना दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं, देखो, एक ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक प्लानिंग क्या होता है, एक ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, और साथ ही साथ अपना ऐसे 300 भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, दैट इज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहली चीज़ देखना, अगर हम बात करें तो ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सेटिंग द एसटीडी ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब आप याद रखिएगा एसटीडी ऑफ ऑडिट। क्या याद रखोगे, एसटीडी ऑफ ऑडिट मतलब सेटिंग द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। अपना ऑडिट का स्कोप क्या रहने वाला है यह अपन स्ट्रैटेजी में डिसाइड करेंगे। एफआरएफ कौन सा एप्लीकेबल होगा, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कौन सी एप्लीकेबल होगी, कितना कंट्रोल्स में अपन रिलाई करेंगे, ये अपन क्या करेंगे स्कोप, पार्टिकुलरली स्कोप में देखेंगे। फिर टाइमिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट अपने को ईयरली देना है, हर 3 महीने में देना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा। और फिर डायरेक्शन कि यार एंगेजमेंट पार्टनर, एक होता है एंगेजमेंट पार्टनर और एक होता है बाकी टीम मेंबर्स। तो अल्टीमेटली एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, बाकी लोगों के काम का डायरेक्शन, बाकी लोगों के काम को डायरेक्शन देता है, उनके काम को रिव्यू करता है, सुपरविजन करता है। तो कितना डायरेक्शन देने का जरूरत पड़ने वाला है, कितना रिव्यू करने का जरूरत पड़ने वाला है, कितना सुपरविजन करने का नीड आने वाला है, ये सारा कुछ ऑडिट स्ट्रैटेजी में आएगा। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सेटिंग द एसटीडी ऑफ ऑडिट। इसके अंदर आप बोल सकते हो ऑडिट स्ट्रैटेजी मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोला मैंने, ऑडिट स्ट्रैटेजी मींस डिसाइडिंग द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ऑडिट में कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे लोग चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, फ्रेशर से भी काम चल जाएगा, आर्टिकल से भी काम चल जाएगा, सीनियर सीए चाहिएगा, कब चाहिए, टाइमिंग क्या चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार एक ही बार साथ में अपना 5 ऑडिट चल रहा है और 5 के लिए अपने पास स्टाफ एप्लीकेबल ही नहीं है। तो पहले स्ट्रैटेजी बनाना रहेगा, और फिर जितने भी लोगों को ऑडिट करने के लिए भेजा है उनका काम में डीआरएस कैसे होगा, उनको डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, रिव्यू कैसे किया जाएगा, सुपरवाइज कैसे किया जाएगा, ये सारा कुछ स्ट्रैटेजी में आएगा, ये सारा कुछ स्ट्रैटेजी में आएगा। और याद रखिएगा स्ट्रैटेजी बनाने में 5 फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। स्ट्रैटेजी बनाने में 5 फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जिसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, स्ट्रैटेजी बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए किससे पूछें, सीआरपीएफ से पूछो। किससे पूछो, सीआरपीएफ से पूछो। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना है, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना है, किससे पूछे, सीआरपीएफ से पूछो। सीआरपीएफ मतलब, रिपीट करना मेरे साथ, सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, आर फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, आर फॉर रिसोर्सेज यानी कि नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। दोबारा से, सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, R for reporting objectives, R for resources यानी nature time extent of resources, P for preliminary engagement activities, results of preliminary engagement activities, and F for factors that direct engagement team efforts, F for factors that direct engagement team efforts। तो स्ट्रैटेजी बनाने में 5 फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, एफआरएफ वगैरह कौन सा एप्लीकेबल है, इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा अपना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कब रिपोर्ट जो है हर 3 महीने में इशू करना है, साल में इशू करना है, कितना डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ होगा, वो सारा कुछ। देन नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, कितना रिसोर्सेज चाहिए, जो भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किया था, मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किया था, कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होते हैं जो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले परफॉर्म करना रहता है, ऑडिट शुरू करने से पहले परफॉर्म करना रहता है, जैसे कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह असेस करना। तो उसका जो रिजल्ट निकला उसके बेसिस में भी स्ट्रैटेजी बनेगा। तुमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को असेस करा, तुमने क्लाइंट के एथिकल ग्राउंड्स को असेस करा, तुमने देखा क्लाइंट कितना एथिकल है, तो ऑन दैट बेसिस तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे।
और फाइनली तुम देखोगे स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कौन से फैक्टर्स है जहां एंगेजमेंट टीम का एफर्ट ज्यादा लगने वाला है, कौन से फैक्टर्स है जहां एंगेजमेंट टीम का एफर्ट ज्यादा लगने वाले हैं। तो कौन सा फैक्टर्स है जहां एंगेजमेंट टीम का एफर्ट ज्यादा लगने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां एफर्ट ज्यादा लगेगा। मान लो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, वहां लोग ज्यादा चाहिएंगे, कॉम्प्लेक्स असर्शंस है, वहां ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे को काम असाइन करना पड़ेगा। तो वो सारा कुछ देखना पड़ेगा स्ट्रैटेजी बनाते वक्त। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी बना लिया, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या बनाया था, एसटीडी। अब बनेगा ऑडिट प्लान, अब बनेगा ऑडिट प्लान जो कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है, जो कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है, ठीक है ना। अब ऑडिटर को इंश्योर करना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, ठीक है। क्या करना है, पार्टिकुलरली ऑडिटर को इंश्योर करना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, और इसके लिए वो बनाएगा ऑडिट प्लान। अब तुम सोचो यार, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम बिना कोई प्लानिंग के पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा ना इफेक्टिवनेस रहेगा ना एफिशिएंसी रहेगा। अगर तुमको रिजल्ट्स चाहिए तो तुमको प्लान बना के पढ़ना होगा, ठीक है ना। अब ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी, ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी याद करना। ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या आता था, ऑडिट प्रोसीजर्स में रैप करेंगे, फैप करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑडिट प्लान में 3 चीजें आएंगी, ऑडिट प्लान में 3 चीजें आएंगी। तुमको डिटरमाइन करना है एनटीई ऑफ, तुमको डिटरमाइन करना है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ, ठीक है। तुमको डिटरमाइन करना है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, फैप, पैप। क्या बोला मैंने, इससे क्वेश्चन आता है भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, इससे एमसीक्यू आता है, केस स्टडी आता है। तुमको डिटरमाइन करना है नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रैप, फैप, पैप। तो ऑडिट प्लान के अंदर तुम क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे नेचर टाइम एक्सटेंट। नेचर मतलब कौन से प्रोसीजर्स, टाइम मतलब कब, एक्सटेंड मतलब सैंपल साइज क्या रहेगा, सैंपल साइज क्या रहेगा। तो नेचर मतलब कौन से प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट, ठीक है। नेचर टाइम एक्सटेंड मतलब एंड फॉर नेचर कौन से प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स, कंप्लायंस प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स, टाइमिंग मतलब कब, एंड ई मतलब एक्सटेंड, सैंपल साइज क्या रहेगा। तो डिटरमाइन करना है एनटीई ऑफ रैप प्लान के अंदर, मतलब मैं जो रैप परफॉर्म करूंगा ना उसका नेचर क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, एक्सटेंड क्या रहेगा। मैं जो फैप परफॉर्म करूंगा उसका नेचर क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, एक्सटेंड क्या रहेगा। और जो मैं फैप, मेरे प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे उसका नेचर क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, एक्सटेंड क्या रहेगा। ये सब कुछ ऑडिट प्लान बनाते वक्त तुम ध्यान रखोगे। इसके ऊपर तुम देखोगे तो आईसीएआई के स्टडी मैट में एमसीक्यू है, केस स्टडी है। केस स्टडी में पॉइंट दिया हुआ है, सैंपल साइज डिसाइड करना, बताओ किसके अंदर आता है, स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, प्लान के अंदर आता है, प्रोग्राम के अंदर आता है। तो तुमको पता होना चाहिए। डिटरमाइनिंग एनटीई, ये मतलब एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब सैंपल साइज, तो वो प्लान के अंदर आता है, ठीक है। मान लो दैट इज डिसाइडिंग द एप्लीकेबल एफआरएफ, वो स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। तो यू शुड नो दैट। अब प्लानिंग बनाते वक्त बोला कि हर चीज सोच लो, हर चीज सोच लो, कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं, भविष्य में कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, कौन से रैप करेंगे, कौन से फैप करेंगे, कौन से फैप करेंगे, हमारा मेटलिटी क्या रहेगा, हम कौन से एक्सपर्ट्स का काम यूज करेंगे, सब चीज सोच लो। और बोला प्लानिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, प्लानिंग एक इटरेटिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। प्लानिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता। अब तुम सोचो यार, तुमने फाउंडेशन में जब एनरोल किया होगा तब तुमने प्लानिंग करी होगी, तुम्हारा प्लानिंग खत्म हो गया क्या, नहीं, इंटर में आए फिर से प्लानिंग शुरू, इंटर क्लियर करोगे फिर से प्लानिंग शुरू, आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, कैसे करनी है, फिर उसके बाद फाइनल में प्लानिंग शुरू, फिर फाइनल के बाद जॉब की प्लानिंग शुरू, फिर उसके बाद शादी की प्लानिंग शुरू, फिर बच्चों की प्लानिंग शुरू, फिर बच्चों की प्लानिंग शुरू। मतलब यार प्लानिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। और प्लानिंग को रिवाइज किया जा सकता है क्या, बिल्कुल रिवाइज किया जा सकता है यार। तुम लोग तो डेली रिवाइज करते हो, प्लान बनाते हो, डेली 10 घंटा पढ़ने वाले हैं, फिर एक हफ्ते बाद अरे मौसी आ गई थी, अरे बुआ के बच्चे आ गए थे, अरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, प्लानिंग रिवाइज होता है ना। तो सेम वे पे यहां भी प्लानिंग रिवाइज हो सकता है। और फिर ऑडिट प्रोसीजर्स के, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो ऑडिट प्रोग्राम की बात करें तो ये और भी डिटेल्ड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम के लिए एक डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनता है। मान लो फिक्स्ड एसेट का ऑडिट कैसे करेंगे, उसका डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा बाकायदा। इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करेंगे, डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। सेल्स का ऑडिट कैसे करेंगे, डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। परचेज का कैसे करेंगे, डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। और ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली सारे एरियाज को कवर किया जाएगा। मगर याद रखिएगा ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार परचेज का ऑडिट प्रोग्राम बना लिया तो जो परचेज के ऑडिट प्रोग्राम में दिया हुआ है अपने को उसी में रहकर ऑडिट करना है। आउट ऑफ दैट ऑल्सो यू फील समथिंग इज नेसेसरी फॉर योर ऑडिट, तो यू शुड गो एंड डू।
तो ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। और एक चीज और याद रखिएगा, एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। तुम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, तुमने फिक्स एसेट का एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया, अब तुम्हारे पास इन्फोसिस का ऑडिट आया, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि फिक्स्ड एसेट का जो प्रोग्राम तुमने रिलायंस के लिए बनाया था वही चिपका दिया वहां पे। तो यार हर बिजनेस का नेचर अलग रहेगा, साइज अलग रहेगा, रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये अपना सारा बेसिक वाला पार्ट था। अब अपन चलो बुक से देखते हैं। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट प्लानिंग, ऑडिटर को प्लान करना चाहिए अपना वर्क इस तरीके से कि वो अपने ऑडिट को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से कर सके। बोला जो भी प्लान बनेगा ना वो क्लाइंट बिजनेस के नॉलेज के हिसाब से बनेगा। 315 और ऐसे 300 कहता है कि प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज नहीं है ऑडिट का, एक कंटिन्यूअल फेज है, इटरेटिव फेज है। ठीक है ना, एक एंगेजमेंट खत्म तो उसका प्लानिंग खत्म, दूसरा एंगेजमेंट चालू तो उसका प्लानिंग चालू। बोला पहले स्ट्रैटेजी बनेगा, स्ट्रैटेजी में तुम एसटीडी डिसाइड करोगे, स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड करोगे एंड इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। इससे भी एमसीक्यू आया है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। auditor shall establish an audit strategy that sets the STD and guides the development of plan, या plan बनाएगा and that sets the strategy। बोला प्लानिंग का बेनिफिट क्या रहेगा, बोला प्लानिंग का बहुत सारा फायदा है। देखो एक बच्चा है जो बिना प्लानिंग के पढ़ाई करता है और दूसरा बच्चा है जो प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता है। तो जो बच्चा प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता है ना वो इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस कर पाता है, टाइमली बेसिस में सिलेबस कवर कर पाता है, एफिशिएंट मैनर में चीज़ों को कवर कर पाता है, डिसाइड कर पाता है कौन सा कॉम्पिटेंट टीचर है, किस सब्जेक्ट के लिए है, कहाँ से मेरे को क्या कोचिंग लेनी है, कहाँ मेरे को किसका काम यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंगली जो ऑडिटर भी प्लानिंग करेगा तो वो इंपॉर्टेंट एरियाज में क्या कर पाएगा, अटेंशन डिवोट कर पाएगा, प्रॉब्लम्स को टाइमली बेसिस में सॉल्व कर पाएगा, ऑडिट को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को सिलेक्ट कर पाएगा बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज, डायरेक्शन रिव्यू सुपरविजन अच्छे से होगा, डिसाइड कर पाएगा कहाँ कहाँ एक्सपर्ट का हेल्प लेना है, कहाँ नहीं लेना। ये सारा कुछ प्लानिंग का बेनिफिट्स है। फिर ऐसा 315 का पार्ट आ रहा है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। ऑडिट प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये अपन ने देखा कि ऑडिट प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट रादर ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव फेज that often begin shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of current audit engagement। ठीक है जी, अब देखना यहां से एक हिडन क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान से रीड करेंगे, यहां से एक हिडन क्वेश्चन बनने वाला है। प्लानिंग however includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures that needs to be completed prior to the performance of further audit procedures। इस फ्रेज को अच्छे से अंडरलाइन करो, दोबारा से रीड करो। Planning, however, includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures that needs to be completed prior to the performance of further audit procedures। तो देखना प्लानिंग करते वक्त आप रैप के लिए भी प्लानिंग करते हो, फैप के लिए भी प्लानिंग करते हो। अब क्या बोला, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ फैप आप कुछ एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग करोगे। अब फैप से पहले क्या किया जाता है, फैप से पहले रैप किया जाता है। मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त आप प्लानिंग में किन चीजों को कंसिडर करोगे, क्या क्वेश्चन है भाई। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या आता था याद करो, इंक्वायरी आता था, ऑब्जर्वेशन आता था, इंस्पेक्शन आता था, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता था, मेनली आता था। तो अब बेसिकली 4 चीजें आती थी, तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल प्रोसीजर्स अदर एरियाज। तो अब तुमको प्लानिंग करना है कि रैप करते वक्त तुम किस तरीके से रैप करने वाले हो। तो बोला प्लानिंग में तुम देखो कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स तुम यूज करने वाले हो एंड अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन से दूसरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो। पॉइंट नंबर 1 और 5 साथ में रीड करो। तुम क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे, पार्टिकुलरली कि रैप करते वक्त तुम कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की तरह यूज करोगे एंड बाकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन से यूज करोगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, ये भी रैप के अंदर आ गया प्लानिंग स्टेज में। मैं बताया था मैंने कि अंडरस्टैंडिंग लो एंटिटी का। मैटिलिटी को डिटरमाइन करना कि मैटिलिटी का लेवल मेरा क्या रहने वाला है, ये भी रैप के अंदर आ जाता है कि एक बार रिस्क असेस करते वक्त ही मैटिलिटी के बारे में सोच लो। और एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं ऑडिट में, ये भी तुम पार्टिकुलरली जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स
जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे तो उसी वक्त प्लानिंग स्टेज में तुम क्या करो, सोच लो कि एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना, क्योंकि एक्सपर्ट्स बाद में मिलते नहीं है। अब मान लो मुझे सपोज एक्सपर्ट चाहिए, तो यार एक्सपर्ट सिलेक्टेड होते हैं और हर किसी का स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स रहता है और एक्सपर्ट्स होता है बहुत सिलेक्टेड, तो प्रैक्टिकली बहुत सारे सीए फर्म्स उन एक्सपर्ट्स के पीछे भागते हैं। तो मेरे को अभी से क्लियर होना चाहिए मेरे को कौन सा एक्सपर्ट चाहिए, कौन सा एक्सपर्ट नहीं चाहिए, ताकि मैं उनको अपने ऑडिट के लिए फ्रीज कर सकूं। फिर ऑडिट प्लान जब डेवलप करेंगे तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ऑडिट प्लान डिस्क्राइब करते वक्त, बनाते वक्त हम डिस्क्राइब करेंगे एनटीई ऑफ रैप, फैप, पैप, ये ऑलरेडी किया। डीआरएस, ऑडिटर प्लान करेगा नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ डीआरएस, कि भाई डायरेक्शन देना होता है, रिव्यू करना होता है, सुपरविजन करना होता है, लेकिन कितना, व्हाट शुड बी द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ डीआरएस। तो बोला कि वो डिपेंड करेगा अपॉन मैनी फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स दिए। बोला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी बड़ा है तो डीआरएस ज़्यादा करना रहेगा। एरिया ऑफ ऑडिट, एसेस रिस्क ऑफ आरओएमएम, अगर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो मतलब तुमको ज़्यादा डायरेक्शन देना रहेगा टीम मेंबर्स को, ज़्यादा रिव्यू करना रहेगा, ज़्यादा सुपरवाइज करना रहेगा। कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, कि जो टीम मेंबर्स ऑडिट कर रहे हैं, तुम देखो यार वो कितने कैपेबल हैं। अब तुम गधों घोरों को ऑडिट करने दे दोगे तो तुमको ज़्यादा डायरेक्शन देना रहेगा, रिव्यू करना रहेगा, सुपरवाइज करना रहेगा, लेकिन तुम समझदार लोगों को ऑडिट करने के लिए दोगे, है ना, तो इन दैट सिचुएशन तुमको कम डीआरएस करना रहेगा। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि डीआरएस डिपेंड करेगा अपॉन द नंबर ऑफ कार्स यू हैव, डीआरएस डिपेंड करेगा अपॉन द नंबर ऑफ कार्स यू हैव। कार्स मतलब C for कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क। A मतलब एरिया ऑफ द ऑडिट, ऑडिट का एरिया क्या है। R मतलब रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। S मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, बोला जब भी ऑडिट प्लान बनेगा तो ऑडिट प्लान बनाते वक्त कौन इन्वॉल्व होंगे, आर्टिकल इन्वॉल्व होगा क्या, तुमको क्या लगता है आर्टिकल असिस्टेंट इन्वॉल्व होगा क्या, नहीं, जो भी एंगेजमेंट पार्टनर होगा और की मेंबर्स होंगे एंगेजमेंट टीम के, वो सब प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे। और प्लानिंग में जो भी डिसाइड करा वो मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल तुमने प्लान कर लिया मैं इस तारीख को जाऊंगा, मैनेजमेंट की प्रेमाइसेस में जाऊंगा, ऑडिट करूंगा। अरे भैया तुमने तो डिसाइड कर लिया कि मैं इस तारीख को जाऊंगा, मैनेजमेंट की प्रेमाइसेस में जाऊंगा, ऑडिट करूंगा, बट मैनेजमेंट को तो इन्फॉर्म करो भाई। मैनेजमेंट को तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट्स करने होंगे कि ऑडिटर भाई साहब आएगा ऑडिट करेगा, कि बिना मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किए तुम चले जाओगे, नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट को तुम यहां पे क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे द एलिमेंट्स ऑफ योर प्लानिंग। और बोला एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग होता क्या है, बोला प्लानिंग के प्रोसेस को तुम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक, प्लानिंग से पहले की चीजें, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, और दूसरा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद प्लानिंग एक्टिविटीज, जिसके अंदर ऑडिट स्ट्रैटेजी आता है, ऑडिट प्लान आता है, ठीक है ना, ऑडिट स्ट्रैटेजी आता है, ऑडिट प्लान आता है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, और दूसरा प्लानिंग एक्टिविटीज। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले मतलब यार एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ही तुम सोच लो, प्लान आउट कर लो कि क्या तुम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाओगे, क्या तुम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाओगे, क्या तुम इंडिपेंडेंस वगैरह की जो गाइडलाइंस उनको कंप्लाई कर पाओगे। दूसरा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करो, ऐसे 210 के अंदर जो तुमने एंगेजमेंट लेटर एंटर किया क्लाइंट के साथ उसको अंडरस्टैंड करो, टर्म्स को देखो। और तीसरा, क्वालिटी कंट्रोल के जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं, क्वालिटी कंट्रोल के जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं ऐसे 220 में रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके बारे में सोचो। क्या बोला सर आपने, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, हमारे दिमाग से एकदम ऊपर बाउंसर चला गया, ठीक है। तो देखना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले तो क्या क्या चीजें आएंगी यहां पे, याद रखना ETC आएगा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब ETC, E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचो। T मतलब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करो। और C मतलब जो कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशन का पॉइंट दिया है, जो कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशन का पॉइंट दिया है ऐसे 220 में, जो कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशन का पॉइंट दिया है ऐसे 220 में, उसके बारे में सोचो। तो ऐसे 220 में कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशन का पॉइंट दिया है कि यार कब तुम किसी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे। अगर तुमको लगता है कि यार क्लाइंट ईमानदार है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी है, तुमको नॉलेज है, तब तुम काम कंटिन्यू करो, वरना मत करो।
तो उस चीज़ के बारे में भी तुम कंसिडर करो। ये होता है सारा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, और फिर होता है प्लानिंग एक्टिविटीज़। ऑडिट प्लानिंग को रिवाइज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। अलग अलग सिचुएशंस में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंज इन कंडीशंस, तुम प्लानिंग को रिवाइज कर सकते हो। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो ऑडिट स्ट्रैटेजी के 4 बेनिफिट्स हैं मेनली ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के। एक तो क्वालिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग एंड DRS। तो यार स्ट्रैटेजी का ये बेनिफिट है कि एक तो तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि यार कौन से रिसोर्सेज चाहिए मेरे को ऑडिट में, कितने लोग चाहिए, कितने टीम मेंबर्स चाहिए, कैसे लोग चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, फ्रेशर से भी काम चल जाएगा। क्वांटिटी, कितने लोग चाहिए, तुम पहले एस्टिमेट कर लो कितने मैन आवर्स चाहिए, कितने ब्रांचेस हैं, ये वो। फिर टाइमिंग, कब चाहिएंगे मेरे को लोग, कब चाहिएंगे, और उनका मैं DRS कैसे करूंगा, डायरेक्शन रिव्यू सुपरविजन कैसे करूंगा। जब ऑडिट स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश किया जाएगा, ऑडिटर CRPF से पूछेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट्स, रिसोर्सेज नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट कि यार एप्लीकेबल FRF कौन सा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कौन सी है। देन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग कब तक करना है। फिर असर्टेन द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी तुमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करा उसका जो रिजल्ट आया उसको भी तुम सोचो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ और देखो कि कहाँ तुमको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से फैक्टर्स हैं जो सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको लग रहा है कि यार FRF में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आया है, तुमको लग रहा है कि FRF में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आया है या इंडस्ट्री में कुछ लॉ वगैरह चेंज हुआ है, तो मतलब वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, याद रखिएगा पहले स्ट्रैटेजी बनेगा फिर प्लान बनेगा। प्लान के अंदर NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आएगा और उसके बाद पहले स्ट्रैटेजी बनेगा फिर प्लान बनेगा। अगर स्ट्रैटेजी में चेंज आता है प्लान में चेंज आएगा, प्लान में चेंज आएगा तो स्ट्रैटेजी में चेंज आएगा, प्लान में चेंज आएगा तो स्ट्रैटेजी बदलेगा, स्ट्रैटेजी बदलेगा तो प्लान बदलेगा। तुम्हारी स्ट्रैटेजी है तुमको CA बनना है, उसके हिसाब से तुमने प्लान बनाया। अब तुम्हारा स्ट्रैटेजी हो गया मेरे को सिंगर बनना है, प्लान चेंज होगा कि नहीं होगा। तुम्हारी स्ट्रैटेजी है मेरे को बोध ग्रुप क्लियर करना है, उसके हिसाब से तुमने प्लान बनाया कि मैं दिन का 12 घंटा पढ़ूंगा, बट तुमने दिन का 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, तो स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ेगा, बोध ग्रुप नहीं दे पाओगे, सिंगल ग्रुप ही दे पाओगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना, ऑडिट प्लान बनाना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनली क्या आएगा, ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम के बारे में क्या बताया था मैंने कि हर एक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग अलग प्रोग्राम बनता है, कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, कि हर एक आइटम के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करूंगा मैं। एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होगा, ठीक है ना, एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होगा। हर असर्शन के लिए बेस्ट एविडेंस लेने के लिए, हर असर्शन के लिए हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन डिराइव करने के लिए, बेस्ट एविडेंस लेने के लिए अकॉर्डिंगली ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करना रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे को कैश के असर्शन में बेस्ट एविडेंस लेना है, सेटिस्फैक्शन लेना है, तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा कि मेरे को जाके कैश की काउंटिंग करनी है, क्योंकि जब तक मैं जाके कैश की काउंटिंग नहीं करूंगा मेरे को कैश के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा तो कुछ बातें ध्यान में रखी जाएंगी। सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप में डिफाइन कर रहा हूं कि मेरे को क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। बिग 4 में जब ऑडिट करने जाते हो ना तो बिग 4 का अपना हर आइटम का ऑडिट प्रोग्राम होता है, वो अपने हर आर्टिकल को पकड़ा देता है, तो वो रेफरेंस के लिए काम आता है। यार फिक्स एसेट का ऑडिट करना है तो उनका बकायदा पूरा ऑडिट प्रोग्राम होगा, एक एक पॉइंट लिखा रहेगा, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सब चीज लिखा रहेगा। तो मतलब ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त एक चीज ध्यान रखना कि अपने औकात में रहना है, अपने स्कोप में रहना है, और जो भी लिमिटेशन तुम्हारे ऊपर लगाया गया है उसको पहचानना है। यार मान लो तुमने अपने ऑडिट प्रोग्राम में लिख दिया कि मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम इन्फॉर्मेशन को फोर्सफुली सीज कर लेंगे, तो भाई तुम अपनी औकात के बाहर जा रहे हो। ऑडिट प्रोग्राम में तुम उतना ही लिखो कि इन्फॉर्मेशन मांगना है, तुम ये सर्च एंड सीजर वाला पॉइंट नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट गो आउटसाइड द स्कोप। दूसरा, तुम जब ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तो तुम देखो कौन सा असर्शन के लिए हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, अकॉर्डिंगली तुम लिखो कि कैसे मेरे को बेस्ट एविडेंस मिलेगा। फिर उस पार्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जो जो स्टेप्स प्रोसीजर्स तुम अप्लाई कर पाओगे, उस पार्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जो जो स्टेप्स प्रोसीजर्स तुम अप्लाई कर पाओगे, तुम उसके बारे में सोचो।
ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त ये भी सोच लो कि तुमसे गलतियां भी हो सकती हैं, यू कैन डू एरर्स ऑल्सो, तुम भगवान नहीं हो कि आप उनसे कुछ गलत नहीं होगा। सबसे अच्छा पॉइंट है जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं उनके प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट कैसे करना है उसके बारे में सोचो। फॉर एग्जांपल सेल्स का ऑडिट प्रोग्राम हमेशा डेटर के ऑडिट प्रोग्राम के साथ कोऑर्डिनेटेड होगा, परचेज का ऑडिट प्रोग्राम पार्टिकुलरली हमेशा क्रेडिटर के ऑडिट प्रोग्राम से कोऑर्डिनेटेड होगा। तो क्या करो, जिस बंदे को तुम सेल्स का ऑडिट प्रोग्राम दे रहे हो, सेल्स का ऑडिट करने दे रहे हो, उसी को डेटर्स का ऑडिट करने दे दो। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स, और फिर एक प्रॉपर रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। बोलो ऑडिट प्रोग्राम के फायदे क्या क्या होंगे? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? अब मान लो लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं। अब ऑडिट प्रोग्राम में क्या हुआ था? ऑडिट प्रोग्राम में क्या हुआ था कि यार ऑडिट प्रोग्राम तुमने जब बनाया, तुमने बकायदा हर आइटम के लिए प्रॉपर डिटेल्ड में चीज़ें तैयार कर ली। तुमने बकायदा क्या किया, हर आइटम के लिए प्रॉपर डिटेल्ड में चीज़ें तैयार कर ली। तो तुमको एग्जैक्टली पता है कि इस एजर्शन में कितना रिस्क है, क्या है। तो अकॉर्डिंगली तुम असिस्टेंट्स को सिलेक्ट कर पाओगे एज पर देयर कैपेबिलिटी। अब ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है बकायदा कि मान लो फिक्स एसेट का ऑडिट प्रोग्राम है, तो स्टाफ के लिए हर एक पॉसिबल इंस्ट्रक्शन है कि फिक्स एसेट का ऑडिट करते वक्त क्या क्या देखना है। वो एक रेडीमेड चेकलिस्ट है और किसी भी चीज को ओवरलुक करने का चांसेस बहुत कम। नॉर्मली मैं जाता, मैं फिक्स एसेट का ऑडिट कर रहा होता तो 5 चीजें मेरे दिमाग में आती, 5 चीजें स्किप हो जाती। लेकिन अगर ऑडिट प्रोग्राम है, हर एक चीज बकायदा लिखी हुई है, मेरे को देख देख कर उसको फॉलो करना है, तो ओवरलुक होने का चांस ही बहुत कम है। प्लस क्या होगा कि आपने हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। जिसको आपने परचेज का ऑडिट दिया, तो परचेज का ऑडिट प्रोग्राम को वो फॉलो कर रहा है विग्रसली, है ना, वो परचेज के ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है। अगर उस ऑडिट प्रोग्राम में कुछ भी फॉलो नहीं हुआ तो सीधा सीधी उस बंदे की अकाउंटेबिलिटी होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई। काम को सुपरवाइज करना भी बहुत ईजी रहेगा, तो तुम सोचो ये सारा एडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम का। ये सारा क्या है? एडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम का। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टाफ, रेडीमेड चेकलिस्ट, इग्नोरेंस का चांस ही नहीं है, ओवरलुकिंग का चांस ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो जाएगा, सुपरवाइज करना बहुत ईजी रहेगा, टाइमली कंप्लीट हो जाएगा काम, फ्यूचर ऑडिट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड एज ए ऑडिटर अगर कोई मेरे ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज लेके आता है, अरे तूने तो ऑडिट किया ही नहीं था ठीक से, तो मैं बोलूंगा भैया ये ऑडिट प्रोग्राम है, देखो मैंने पूरा ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिट किया है, मैंने हर पॉइंट में टिक भी लगा रखा है, मैंने बकायदा ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिट किया है। तो कल को फ्यूचर में तुमको कोई निकम्मा बोले, चोर बोले तूने ढंग से ऑडिट नहीं किया था, तो वो ऑडिट प्रोग्राम तुम्हारे लिए डिफेंस बन के भी काम आएगा। इट विल बी एक्टिंग एज योर डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये सारा क्या है सर? एडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम का। ये सारा क्या है? एडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम का। तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स हो गया, इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टाफ हो गया, रेडीमेड चेकलिस्ट हो गया, इग्नोरेंस या ओवरलुकिंग का चांस ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन का चांस ही नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया इजिली, सुपरविजन, टाइमली कंप्लीशन, फ्यूचर ऑडिट्स, सेफगार्ड्स फॉर ऑडिटर। डिसएडवांटेजेस क्या है? बोला यार ये ना मैकेनिकल अप्रोच बन जाता है कभी कभी, फिर पता चलता है पूरा ऑडिट प्रोग्राम है, सामने वाला बंदा सोचता दिमाग क्या लगाना, पूरा अच्छा खासा ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है, उसी को देख देख कर ऑडिट कर लेता हूं, तो बंदा दिमाग लगाना ही बंद कर देता है, मैकेनिकल कॉन्सेप्ट बन जाता है और मैकेनिकली काम करने लगता है। ठीक है ना, मैकेनिकली काम करने लगता है, मोनोटोनस बन जाता है, बोरिंग बन जाता है। यार अपनी दिमाग लगाएंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे तब मजा आएगा ना, लेकिन एक ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है, लिस्ट डिफाइंड है, उसके हिसाब से ऑडिट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी मोनोटोनस, ठीक है। शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स, ये बहुत प्यारा पॉइंट है। बोला जो निकम्मे लोग हैं, काम के नहीं है, दिमाग वगैरह कुछ है नहीं, स्केप्टिसिज्म वगैरह कुछ खास है नहीं, प्रोग्राम देखते जा रहे हैं, प्रोग्राम के पॉइंट्स देखते जा रहे हैं, ऑडिट करते जा रहे हैं, प्रोग्राम के पॉइंट्स देखते जा रहे हैं, ऑडिट करते जा रहे हैं। सीनियर बोल रहा है शाबाश तूने बहुत अच्छा ऑडिट किया, जबकि वो बिल्कुल भी ऑडिटर का दिमाग लगा ही नहीं रहा। कोई भी अनयूजुअल मैटर आता है तो उसका ऑडिट जो है फेल हो जाएगा। लेकिन ऑडिट प्रोग्राम की वजह से क्या है, एक इनएफिशिएंट असिस्टेंट को भी शेल्टर मिल रहा है, वो एक डिसएडवांटेज है। एक निकम्मा भी क्या कर रहा है, एक इनएफिशिएंट असिस्टेंट भी क्या कर रहा है, उस ऑडिट प्रोग्राम को देख देख कर ऑडिट कर रहा है। ठीक है ना, और इससे एक बहुत बड़ा रिस्क है, कल को कोई भी नई चीज आएगी, कोई भी नया रिस्क आएगा तो पता चलेगा उस नए रिस्क को कवर ही नहीं किया, और फिर सामने वाला भाई साहब बोलेगा, सामने वाला बंदा बोलेगा कि अरे और ये तो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा नहीं था, बोल के मैंने किया नहीं। तो आइडियली उसको करना चाहिए ना, ऑडिट प्रोग्राम में नहीं भी लिखा है तो क्या बात है, तेरे को तो करना चाहिए, बट मेंटलिटी वैसा हो गया कि ऑडिट प्रोग्राम को देख देख कर ऑडिट करना है। तो ये सारा क्या है, अपना डिसएडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम का।
तो दिस इज ए शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर, शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्रामिंग.